आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी का 1 फरवरी 2021 का जो ऑफिशियल पेपर है, 1 फरवरी 2021 का जो ऑफिशियल पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखो, ये 12th लेवल का पेपर है और CBT 1 का पेपर है। 12th लेवल का पेपर है और CBT 1 का पेपर है। पेपर को मैंने जब टाइप कराया तो मैं देखा, क्वेश्चन का लेवल जो है ना, इतना नीचे है कि मुझे बहुत शौक लगा कि इस लेवल का पेपर होता है। अगर आप जो पेपर में सॉल्व कराऊंगा बहुत आसान लेवल का है, तो मेरा मन है कि चलो मैं कुछ बच्चों का लिए सेट करा दूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है और आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड आप अच्छा करते हो, रिस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा रहता है, तो मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा ये पहला सेट है और 4 सेट सॉल्व करा दूं। 12th लेवल का 4 सेट। तो पहला सेट पे आप जितना हो सके आप हर बच्चों तक शेयर करना, लाइक करना और अपना रिव्यू कमेंट जरूर करना। वैसे ये पेपर इतना आसान है कि अगर कोई बच्चा मेरी 48 आवर वाली क्लास पढ़ा होगा, 48 आवर्स का हमने एक कोर्स दिया था, आप शायद देख सकते हो इसी चैनल पर, हमारा प्यारा बिहार योद्धा। देखो, बहुत कम समय में 1,12,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब मैं आशा करता हूं कि जो प्यार हमारे बिहार SSC के बच्चे ने दिया था उससे कहीं ज़्यादा हमारे रेलवे के बच्चे देंगे, क्योंकि रेलवे हमारे बिहार के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है। तो मुझे पता है कि रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है हमारे बिहार में। तो आप बिहार योद्धा से जुड़िए और रेलवे के हर एग्जाम को क्रैक करिए। मैं इस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि रेलवे हो, BSSC हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लेते हो तो आप सबको कर जाओगे। अगर आप इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक आपको 45 आवर्स का कोर्स मिलेगा। ये 48 आवर्स का है, 45 आवर्स लिखा हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस कराए गए हैं। 11 घंटे 57 मिनट की वीडियो है, 11 घंटे 57 मिनट, 11 घंटे 55 मिनट, 11 घंटे 4 मिनट। ये लगभग आप जोड़ो तो 12 चौके 48, 46, 47 घंटा का क्लास है। ये आप अगर पूरा कर लेते हो तो इसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस है, फिर नीचे 12 घंटे का एक 300 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है चैप्टर वाइज। लगभग 60 घंटे का ये कोर्स है। आप जाओ किसी टीचर का पेड कोर्स में, आप 500 रुपये 600 रुपये पे करोगे ना, 300 रुपये पे करोगे, तो भी वो इतना प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, अरेंज्ड मैनर में 60 घंटा का क्लास नहीं पढ़ाता है। मैं देखता हूँ 200 रुपये का कोर्स लोग लॉन्च कर देते हैं और 30-40 क्लासेस दे के बोल देते हैं खत्म हो गया, 1-1 घंटा का। इतना सिस्टम से 60 घंटा नहीं पढ़ाते हैं। आप जाके 60 घंटा का कोर्स कर लोगे, गारंटी रेलवे के जो जो चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, रेलवे के कोई भी सवाल उठाओगे सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। आप जाओ कोई भी एक चैप्टर पढ़ो, फिर रेलवे का सवाल उठाओ, अगर छूट जाए तो आके कॉमेंट करना, ठीक है। दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ाया हूँ। 600 क्वेश्चन का PDF भी दिया हूं, अभी परसों ही वीडियो बना के BSSC और रेलवे के लिए। 600 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है, उसे सॉल्व कर डालो 2-3 बार, सारे सवाल लग जाएंगे। ऐसे हवा में नहीं होती। आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। मैं सवालों को कराऊंगा, सवालों को मैं उस तरीके से कराऊंगा कि हर एक बच्चा समझ पाए। मतलब आप अगर गणित में कमजोर हो तो भी आप समझ पाओ। एक तो पहले से ही सवाल आसान है, पहला सवाल ही आसान है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा हो जो थोड़ा समझ नहीं पाएगा, तो मैं हर एक बच्चा को मैथ समझा के ले चलूंगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का पेन कहाँ होता है, क्योंकि हम भी उसी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो हमें जो जो दिक्कतें हुई है तो वो दिक्कतें हम जानते हैं, वो दिक्कतों को झेल झेल के लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम उस जहां जहां झेले हैं वहां वहां आपको आसान बनाने का कोशिश करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, बोला है कि 1/3, 4/3 और 3/4 का सम ज्ञात करिए, योग ज्ञात करिए। फाइंड द सम ऑफ 1/3, 4/3 और 3/4। अगर मुझे सबको जोड़ना है भैया, इतना तो समझदार हो आप कि आप 1/3 और 4/3 को जोड़ोगे तो 5/3 साफ साफ बोल दोगे। अब बचा 3/4 और मेरा 5/3 जोड़ना। जैसे इसको हम जैसे देखें, बोले सर दोनों का बेस बराबर है, बोलेंगे हाँ बराबर है। बराबर है तो 1 और 4 5/3 हो जाएगा। अब देखो, यहां के बाद 2 तरीके से बच्चे सोचेंगे, कुछ घबराने लगेंगे, जल्दीबाजी करेंगे। वैसे आसान नहीं है। आप क्या करो, बोलोगे सर 4×5 20 और 3×3 9, 20 और 9 29/12। 4×5 20, 3×3 9 और नीचे हो जाएगा 3×4 12।
तो 20 प्लस 9 29/12। अगर आप पेपर में हो तो ऐसे सवाल के लिए मेरे भाई, मेरे लाल, आप कभी पेन मत उठाओ, आप भरबली सॉल्व करो। 4 1 5, 5 चौके 20, 3 3 9, 20 9 29/12। ये सब सवाल आते हैं कि आप समय बचा पाओ। सवालों से आप जितना समय बचाओगे उतना ही अच्छा रहेगा ऐसे सवालों से। ठीक है, ठीक है, चलो पॉज करके आपको सारा सवाल अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप फिल्म की तरह क्लास को देखो, फिल्म की तरह देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। बोला है कि पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द सर्कल हेडेड बाई सेंटर ओ, ए सी बी बराबर 47.5 है, तो ए ओ बी क्या होगा। अब देखो तेज बच्चा है, वो पेन नहीं उठाएगा, सीधे बोलेगा 47 दूना 94 95, ये होगा आंसर। अब सर इस लेवल पे कैसे पहुंचे, तो इस लेवल के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपके सवाल बोला गया, इस सवाल को समझना, सवाल बोला गया है उस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना, कि जो आपके केंद्र पे बना एंगल है वो आपके सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। एंगल फॉर्म्ड ऑन सेंटर इज ऑल डबल देन एंगल फॉर्म्ड ऑन सरकमफ्रेंस। अगर मैं बोल दूं ये अपना कर्व, ये अपना सेक्टर है, जो सेक्टर का बात किया जाए लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब मैं बोलूं इस आर्क से सेंटर पर कोई एंगल फॉर्म होगा, और अगर इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल फॉर्म होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहां, आप इस आर्क से उठा के कहीं भी फॉर्म कर दो, हम इस आर्क से उठा के कहीं भी फॉर्म कर दें। अगर मैं बोलूं कि इन सब के द्वारा बनाया गया एंगल इसके द्वारा बनाया गया थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी थीटा फॉर्म करेगा, ये भी थीटा फॉर्म करेगा, ये भी थीटा फॉर्म करेगा, ये भी थीटा फॉर्म करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर फिर से समझना है तो बोलोगे सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का 2 गुना होता है। अब आपसे बोला है कि एबीसी सर्कल के ऊपर है पॉइंट, और बोला है कि एबी लघुखंड, ये एबी लघुखंड, और सी मान लेते हैं यहां कहीं है। तो मुझसे बोला है एसीबी बराबर है 47.5, एसीबी 47.5 है। अब ओ मेरा केंद्र है, तो केंद्र पे बना एंगल क्या होगा सर, सीधी सी बात है, केंद्र पे बना एंगल 47.5 का 2 गुना होगा, 2 गुणे 47.5 95 डिग्री। अब बताओ इस सवाल के लिए आपको कितना सेकंड लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, 5 से 6 सेकंड बहुत है, 5 6 सेकंड बोलोगे जी सर। अब देखो ये जोड़ घटाओ पूछ रहा है, बताओ हम कहा बोले। अब ये सवाल है आपका कि निम्नलिखित मान ज्ञात करिए दशमलव के बाद 3 अंक तक। भैया इसे सॉल्व करने के लिए एकदम बेस्ट तरीका है कि सिर्फ आप इकाई अंक देखो। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक अलग है। देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक जो थोड़े नॉर्मल पढ़ने में तो अच्छे हैं, उनको आता सब कुछ है, माँ साहब भी अच्छे से पढ़ाए हैं, वो पढ़े भी अच्छे से हैं, लेकिन वो पढ़े हैं, उन्हें मैथ आता है। पेपर में सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच नहीं आता। जो पेपर पास किया है, जो पेपर टॉप किया है, उसे वो अप्रोच पता है, ये कब हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर देंगे, कब हम ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं जो पेपर पास करता है वो अप्रोच लगाता है। और मैं वही रैंकर से अप्रोच लगा के 3 बार एसएससी सीजीएल मैथ्स का टॉपर रहा हूं, ऑल इंडिया टॉपर 3 साल लगातार, 2019 2020 2021, और मैं 2 बार तो मतलब रैंक लाया था, 1 बार सीबीआई लिया। तो ये आप अप्रोचेस सीखना, बस देखो कैसे सॉल्व होगा। ये घटाना है, सबके लिए घटाना है। कुछ लोग ऐसे घटाने लगेंगे कि 160.342 से 32.124 घटा रहे हैं, कि 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, 3 से 1 गया 2। अरे ऐसे थोड़ी करोगे भाई, इतना समय है। हमने देखा इस 12 से 4 घटाऊंगा 8 आएगा इकाई अंक, इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 0 है, 8 एक ही ऑप्शन का इकाई अंक है, बात ही खत्म। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क का 4 घंटे का क्लास पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हो। टाइम एंड वर्क का सवाल है, क्या है सवाल, नरेंद्र कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 डेज। अगली बात है अमित कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 12 डेज। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में करता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में करता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करना है तो कितने दिन टाइम लगेंगे। 2 तरीका होता है, एक शॉर्ट ट्रिक है और एक
एलसीएम मेथड है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो सिंपल सिंपल कर दोगे कि अगर कोई आदमी x दिन में कोई काम कर रहा है और कोई उसी काम को y दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके जो काम करते हैं वो 2xy अपॉन x प्लस वाई दिन में करते हैं। अब आपको अगर ये याद है तो सीधा बोलोगे 2 गुणे 10 गुणे 12 अपॉन 10 प्लस 12 22, 10 प्लस 12। सॉल्व कर लो भैया, 2 गुणे 10 और गुणे 12, 12 दूना 24 गुणे 10 240 हो गया, अपॉन ये 22 हो गया। 2 से काटोगे 11 दूना 22 और 2 से काटोगे 120, उत्तर आ गया 120 बटे 11। अच्छा 2 नहीं, यहां पर x आना चाहिए, सिर्फ 2 नहीं आएगा, ये हमने गलती से लिख दिया। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आता है। देखो हमने थोड़ा सा ना एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लिखने लगा था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सीधा आप बोलोगे 120 अपॉन 22, 120 अपॉन 22, तो काटोगे आपका आ जाएगा 60 अपॉन 11, 60 अपॉन 11। सॉल्व करो, 11 5 55, 5 60, 5 सही 5 बटे 11, ये आ जाएगा। आप इसे एलसीएम मेथड से भी कर लोगे, आसान सवाल है। एक 10 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है। 10 और 12 के एलसीएम कितना आएगा सर? 60। आप ऐसे निकाल लो, 10 12, 2 से काटा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 पचे 10 इंटू 6 60। अब मेरा एलसीएम 60 आ गया, तो 10 छक्के 60 और 12 पचे 60, 10 छक्के 60 और 12 पचे 60। अब ध्यान से देखना, जो मेरा नरेंद्र की काम करने की क्षमता है वो 6 है, और जो मेरा अमित का कार्य करने का क्षमता है वो 5 है, और जो मेरा टोटल कार्य है वो 60 है। तो मुझे बोला गया कि नरेंद्र और अमित मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम है 60 और टोटल क्षमता है 6 + 5 11, तो आएगा क्या 60 बटे 11। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। इस सवाल को करो। अब देखो ये सब सवाल हलवे सवाल है, चलो फिर भी कर रहे हैं। बोला है कि इफ 2916 का स्क्वायर रूट 54 है तो 29.16, 0.2916, 0.002916, 0.00002916 का बताना है क्या होगा। फिर से मैं बोलूंगा, 2 तरीके का बच्चे होंगे। एक साधारण बच्चा जो साधारण तरीके से सिर्फ मैथ सीखा है, और एक असाधारण बच्चा जो उस टीचर से सीख रहा है जो पेपर पास किया है, जो पेपर को टॉप करने का अनुभव है, कि सवाल देखा उसके दिमाग में साधारण तरीका नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ना घुमा के सोचेगा, थोड़ा उटपटांग तरीके से सोचेगा। अब लोग क्या करेगा, सर दिया हुआ जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। हमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं डिजिट सम। अब हमने देखा कि जो आ रहा है डिजिट सम कॉन्सेप्ट से, सर इसका स्क्वायर रूट 5 4 9 आ रहा है, और डिजिट सम में हमेशा 9 को काट देते हैं। अब बोलेंगे तो इसका भी डिजिट सम 9 हो जाएगा, इसका भी डिजिट सम 9 हो जाएगा, इसका भी डिजिट सम 9 हो जाएगा, इसका भी डिजिट सम 9 हो जाएगा। मतलब जो आएगा उसका भी डिजिट सम 9 चाहिए। 5 4 9 9 9 9, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 6 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसका डिजिट सम 5 है क्योंकि 9 तो कट जाता है, इसका डिजिट सम 5 है। तो हमने सवाल को देखा और हमने फटाक से, मेरे दिमाग में चल गया, डिजिट सम लगा दिया कि 5 4 9 बन रहा है तो 9 होगा आंसर, बात खत्म। तो अब डिजिट सम अगर आप नहीं सीखे हो तो मैं आने वाले टाइम में डिजिट सम के ऊपर क्लास दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हूं, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हूं। तो आप इस तरीके से डिजिट सम लगाओगे, आंसर फट से निकल के आएगा। अभी सवाल है, अदर बच्चे होंगे जो इसे 40-50 सेकंड में करेंगे धीरे धीरे, और तेज बच्चा होगा 3-4 सेकंड में करके निकल जाएगा, रैंकर से अप्रोच लगा के। अब देखो इस सवाल को करते हैं। ए रेशियो बी क्या है? 3:4। आपसे बोला है 5a - 3b अपॉन 7a + 2b बताओ। भैया ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 4 पुट कर देंगे। देखो ऑफिशियल पेपर है, हम अपने यहां से नहीं लाए हैं, पेपर में ही इतने आसान सवाल आते हैं। ए के जगह पे 3 पुट किया तो 5 × 3 - 3 × 4 अपॉन 7 × 3 + 2 × 4। 7 तिया 21 और 8 29, नीचे 29 आ रहा है। 5 तिया 15 से 3 चौके 12 गया 3,
15 माइनस 12, नीचे हो गया 21 प्लस 8, 15 से 12 गया 3 और 21 8 29। क्लियर है? बोलेंगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोनो दिक्कत कोनो कष्ट नहीं है। इस सवाल को करो, सीता कैन क्लीन अ होटल इन 20 डेज, रीता कैन क्लीन द सेम होटल इन 30 डेज। अब वही वाली काम है कि सीता एक काम को 20 दिन में करती है, रीता उस काम को 30 दिन में करती है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये भी ट्रिक भी सिखाया था, ये सीधा कर दो 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। यही सिखाया था ना कि एक काम कोई x दिन में करता है और एक इसे y दिन में करता है, तो मैं सीधे बोलूंगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बात खत्म। 20 तिया 60, 600 बटे 20 30 50। तो आप बोलोगे सर उत्तर आया 0 0 गया 12 25 60 12। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट करना, क्योंकि मैं रुक नहीं रहा हूं। लाइव क्लास होती है तो हम लोग थोड़ा रुकते हैं कि हाँ आप अब सॉल्व करिए, मैं थोड़ा कमेंट पढ़ता हूं। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं क्या हूं कि अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है मेरे भाई कि आप थोड़ा पॉज करके सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपके सामने कि इस व्यंजक का मान बताए। अब बताओ इसमें का है, काहे पूछे हुए, एकदम शर्मा दोगे तुम अपना रेलवे का नाम पे। 6 प्लस 3 9 बटे 3 काट दिया, 3 तिया 9 3 आया। 4 प्लस 5 9, 5 गुणे 9 9 पचे 45 आया। 3 से 45 घटाऊंगा तो माइनस का 42, ऑप्शन 2 आएगा। ऑफिशियल पेपर है, 5वां क्लास का बच्चा कर देगा। इसको करो। सवाल है कि ए स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज x, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, देखो ये मेरा हुआ त्रिभुज, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं भैया, ये मेरा समबाहु त्रिभुज हुआ। बोलेंगे जी सर इसके अंदर एक अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त मान लेते हैं, ऐसे हमने खींच लिया, ये अंतःवृत्त हो गया। अंतःवृत्त क्या होता है कि ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए निकलता है। अब अंतःवृत्त के अंदर बोल रहा है कि एक वर्ग है, अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग है, तो इसके अंदर हम एक वर्ग खींच दिए। अब हमसे एक बात बोला है, हमसे क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा x है, त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं एक x है। अब त्रिभुज खुद ही बोला है कि समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि जिसके तीनों बाह बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों x हो जाएंगे। जी सर। हमसे बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सर हमें कम से कम इसका साइड बता दो, वर्ग का भुजा बता दो। अब हमें एक बात बोले कि अगर मैं इसको यहां से यहां मिला दूं तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग के विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, जो आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो क्या आपका डायमीटर ऑफ सर्कल नहीं है? जो आपका स्क्वायर का विकर्ण है वही सर्कल का वृत्त का व्यास है। अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके अंदर एक हम वर्ग खींचे, इसके अंदर एक वर्ग हमने खींचा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो इस वर्ग का विकर्ण होगा वही सर्कल का या फिर वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। जी सर। तो मतलब वर्ग का विकर्ण होता क्या है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर ये वर्ग है, वर्ग की भुजा a है, तो जो इसकी विकर्ण होती है उसका वैल्यू √2a आता है। निकाल सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर √2a, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब मुझे पता है कि जो √2a है वो किसके बराबर होगा? सर ये बराबर होगा d। d क्या होता है? डायमीटर ऑफ सर्कल। और d क्या होता है? सर ये d होता है 2 ऑफ रेडियस, क्योंकि ये अगर केंद्र है सर्कल का तो इसका 2 रेडियस होंगे, तो जो इसका डायमीटर होगा वो 2r होगा। मतलब √2a बराबर है 2r। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे एक बात बोलूं मेरे भाई कि अगर मैं इस सर्कल का त्रिज्या पता कर लूं तो मैं वहां से पता कर लूंगा अपने वर्ग का भुजा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और फिर मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा एरिया, क्योंकि जो वर्ग का एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर।
अब आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा जो कि इंरेडियस कॉन्सेप्ट है। अगर आप जाओगे अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल पर तो आपको आज ही के दिन एक लेक्चर मिला होगा जिसमें मैं इंरेडियस पढ़ाया हूं, वहां पे ये सिखाया हूं। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का नहीं सिखाया हूं, उसमें मैं समबाहु त्रिभुज आगे सिखाने वाला हूं ज्यामिति में। अगर मैं बात करूं तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका इन सर्कल है तो इन सर्कल का जो इन रेडियस होता है आर, ये बराबर होता है a अपॉन 2√3, जहां पर a क्या होता है, साइड ऑफ त्रिभुज होता है। अगर त्रिभुज का साइड a है तो इन रेडियस का वैल्यू r अपॉन a 2√3 आता है। अगर मैं बात कर दूं कि सरकम रेडियस का वैल्यू क्या होगा, सरकम रेडियस जानते हो क्या होता है, अंतःवृत्त। तो अंतः त्रिज्या अगर कोई निकालने हमें बोल दे तो अंतः त्रिज्या का वैल्यू होता है बड़ा आर, तो इसका वैल्यू आता है a अपॉन √3। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट है। और एक बात नोट डाउन कर सकते हो कि जो आर रेशियो आर होता है, मतलब जो अंतः त्रिज्या और जो बाह्य त्रिज्या का रेशियो होता है, ये बाह्य, देखो ये अंतः सर्कल है, ये बाह्य सर्कल है। अगर गलत बोल गया होगा तो माफ करना। ये अंतः त्रिज्या है, ये बाह्य त्रिज्या है, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो पूछा जाए तो ये 1:2 होता है। ये बात भी ध्यान रख सकते हो। हमें यह पता चल गया कि जो सर रेडियस है ना वो भुजा का 2 अपॉन √3 होगा, x अपॉन 2√3 होगा। तो हमने लिख दिया कि √2a बराबर है 2 इंटू एक्स अपॉन 2√3। 2 से 2 गया तो a का वैल्यू क्या आया, x अपॉन √2 नीचे आ जाएगा, √2 इंटू √3 √6। अब मुझे साइड का वैल्यू x अपॉन √6 मिल गया, लेकिन हमें एरिया बताना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो x²/6, तो x²/6, क्योंकि a का स्क्वायर बराबर होगा x अपॉन √6 का स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर x, √6 का स्क्वायर 6। क्लियर है जी सर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन करी है, तो आप ये सब चीजों का नोट्स बनाओ, अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलो अगले सवाल करते हैं। क्या है सवाल, पढ़िए। सवाल को पढ़ते हैं। बिग मार्ट कोई सा भुगतान करने पर 5% का छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। बिग मार्ट गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ पेमेंट फ्रॉम करी होना चाहिए, क्या बोल रहा है भाई। हाउ मच परसेंट शुड द मार्क प्राइस बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन आर्टिकल। भैया बात सिंपल है, आप ये बात लिख लो, दिमाग में छाप लो कि जहां पे डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों का बात हो, ध्यान देना, जहां पे छूट का बात हो, लाभ का बात हो, जहां पे अंकित मूल्य का बात हो और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का बात हो, चार चीज, एमपी, सीपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और फायदा, प्रॉफिट, लाभ। तो एक रिलेशन होता है। रिलेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि जो सीपी रेशियो एमपी होता है ना, वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। अब हमें कोई एक सेकंड में बोले, मैं लिख दूंगा। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट सर 10% है, तो मैं लिखूंगा सीपी बटे एमपी 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, और हमें पता है कि छूट है 5 का, तो 100 माइनस 5। तो ये हो गया 100 माइनस 5 95, और 100 प्लस 10 110। 5 से काटा 19 बचे 95, 22 बचे 110। हमसे बोला गया कि जो अंकित मूल्य है, जो एमपी है, वो सीपी से कितना ज्यादा होना चाहिए। सर सीपी मेरा 19 है तो एमपी मेरा 22 है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किसके ऊपर ज्यादा है, 19 के ऊपर, तो 3 बटे 19 इंटू 100, तो 300 बटे 19% जो होगा वो सही उत्तर होगा। 19 से काटो, 19 से कम 19, 11 बचा, 19 बचे 95, तो 15 सही 5 बटे 19%, 5 बचेगा कि 15 बचेगा, 19 से कम 19, 110 बचेगा, 19 बचे 95, 15 बचेगा, 19 इंटू 15, 19, 15 सही 15 बटे 19% जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है या फिर कोई समस्या है, आप बताइए। अगर कोई समस्या है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। हमें नहीं लगता किसी को भी कोई किसी भी प्रकार का समस्या हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है।
इन अ क्लास एग्जामिनेशन, एक कक्षा के परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.2 है और उनमें से 3 का औसत 41 है, तो 2 का औसत ज्ञात करिए। हलवा सवाल, हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। देखो करते हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं बोलूं कि जो औसत होता है क्या होता है सर, जो औसत होता है एवरेज, वो होता है सम अपॉन नंबर। अब मेरे से बोला गया 5 लोगों का औसत 39.2 है, तो सम क्या आएगा, पांचों का मार्क्स का सम क्या आएगा सर, 5 इंटू 39.2। अब मेरे से बोला गया कि 3 का सम 41 है, तो 3 गो का सम हम लोग निकालें। 3 गो का सम क्या आएगा, 3 इंटू 41, तो 5 दूना 10 की 0, 1 बचा। 5 नवा 45, 1 46 की 6, 4 बचा। 5 दिया 15 और 4 19। पांचों का सम 196 है और 3 गो का सम 3 एकम 3, 4 दिया 12, 123 है। यहां से हम 2 गो का सम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पांचों के सम से 3 का सम माइनस कर दिए, तो 6 से 3 गया 3 और 9 से 2 गया 7। इस 73 क्या आया, 2 बच्चों का सम आया, लेकिन हमें 2 बच्चों का एवरेज बताना है, तो मैं बोल दूंगा एवरेज होगा सम अपॉन नंबर, 73/2। 36 दूना 72, 36 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 36 पॉइंट समथिंग, 36.5। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। सवाल सॉल्व करो। बोला है कि फाइंड HCF ऑफ 12 गुणा 15, 15 गुणा 21, 21 गुणा 12। कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका है इसे करने का। अगर आप सर्च करोगे LCM HCF बाई अभिषेक ओझा सर, तो आपको मिल जाएगा। उसमें एक मेथड सिखाया हूं, रेशियो काटा कोटी मेथड। रेशियो काटा कोटी मेथड। हमें कुछ करना नहीं है, जो हमारे सामने संख्या है इसे काटना है। एक 12 गुणे 15 है, एक 15 गुणे 21 है और एक 21 गुणे 12 है। हम तीनों में जो जो कट सकता है काटेंगे। देखो काटे, 3 चौके 12, 3 से कट रहा है, 4 बचा। ये भी 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, ये भी 3 चौके 12। सब में से 3 3 कटा है, तो 3 बाहर आ जाएगा। अब हम देखें कि सब में फिर 3 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, 3 7 21 और 3 7 21, फिर से 3 बाहर आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि सर 5 से सब कट रहा है क्या, तो 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, लेकिन 5 से ये नहीं कट रहा है। 4 से नहीं सर, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, लेकिन 4 से ये नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, लेकिन 7 से इसमें कहीं नहीं कट रहा है। हमें तीनों में कटना चाहिए था, तो हमें तीनों में कटा, एक बार 3 से फिर एक बार 3 से, तीनों में 9 से काटे हैं, तो मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप आएगा 9 आएगा। इसे रेशियो काटाकोटी मेथड कहते हैं। आ जाओ इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है कि जॉन जॉनी जनार्दन, क्या मस्त नाम है, जॉन जॉनी जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 24 दिन में कर देते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहला काम, मान लीजिए भैया हमारे जॉन 6 दिन में कर रहे हैं, जॉनी 12 दिन में कर रहे हैं, जनार्दन 24 दिन में कर रहे हैं। हमने बोला 6, 12, 24 का एलसीएम ले लो। 6, 12, 24 का एलसीएम आप बेसिक तरीके से ले लो, इजीली आपका आ जाएगा। तो ये होगा 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 चौके 24। फिर ये क्या होगा, आप 2 से एक बार काट दो, तो ये 1 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। बोलोगे सर जो एलसीएम आया 6 × 2 × 2, 6 चौके 24 आया। वैसे ये इजी था, डायरेक्ट भी आप एलसीएम ले सकते थे, ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आपको एलसीएम निकालने फास्ट सीखना है, सर्च करो एलसीएम बाई अभिषेक ओझा सर, आपको मेथड मिल जाएगा। देखो हमने बोला कि 24 मेरा एलसीएम आया, तो 6 चौके 24, 4 की स्पीड से जॉन ही कर सकता है, 12 दूना 24 नहीं जॉन कर सकता है, 2 की स्पीड से जॉन ही कर सकता है, और 24 से कम 24 1 की स्पीड से जनार्दन कर सकते हैं। अब हमसे बोला कि तीनों काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 24 यूनिट काम को 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, 4, 2, 6, 1, 7, 4 + 2 + 1 7 की स्पीड से, तो 24/7 दिन में कर देंगे। 7 से भागा दो, 7 या 21, 3 बच गया, 3 सही 3/7 डेज टाइम लगेगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता।
आप पढ़ाइए और दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आइए फिर अगले सवाल को करते हैं। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और फिर 20% का छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? दो तरीके से करेंगे, एक नॉर्मल बच्चा और एक दिमागदार बच्चा। दिमागदार बच्चा उल्टा पुल्टा उटपटांग सोच के सवाल सॉल्व करता है। जैसे हमें उटपटांग हर सवाल में नहीं लगता, ये आप देख रहे होगे। अब मैं उटपटांग इसमें ज्यादा नहीं लगाया, इसमें उटपटांग लगा दिया, रेशियो काटाकूटी। इसमें उटपटांग नहीं लगा, सिंपल तरीका था। एक और मेथड होता है डेविएशन, लेकिन ये इजी सवाल था तो ऐसे कर दिया हम लोग। इसमें अब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर पाया। आपको कहीं कहीं पे उटपटांग लगता है। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाए। अब लेकिन ये बात समझना, जहां उटपटांग लगा दिए वो 2 से 4 सेकंड में सवाल सॉल्व। अब मान लो कि 30 सवाल अपने पेपर में आते हैं, हमने 10 सवाल में उटपटांग मेथड लगा दिए, 12 सवाल में लगा दिए। जहां 10-12 सवाल लोग बेसिक तरीके से कर रहा है, वहां मैं उसे 5-5 सेकंड में करके निकल गया, और फिर जो बच गया उसे मैं आराम आराम से कर लूंगा। तो आपको उटपटांग लगाने या फिर रैंकर्स अप्रोच लगाने सीखना होगा। देखो रैंकर्स अप्रोच क्या बोलता है, एक बेसिक बच्चा जो थोड़ा नॉर्मल होगा वो कैसे करेगा कि मान लेते हैं कि जो हमारा माल था वो 100 रुपए का था और उसे 20% अधिक अंकित किया, तो 100 का 20% 20, 120 अंकित किया। अब इसमें 20% का छूट दिया गया, तो 120 पर 20% का छूट देंगे, तो 120 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूना 24, 24 का छूट दिए तो 96 में बेचे। अब 100 का सामान पे पहले हम लिख दिए 120, फिर इस पे 24 का छूट दे दिए, 96 में बेचे। तो 100 का सामान 96 में बेच रहे हैं, तो 4 का हम लोग लॉस खा रहे हैं। और 4 का लॉस किस पे खा रहे हैं मेरे लाल? 100 के ऊपर। 4/100 इंटू 100, 4% का लॉस, 4% की हानि। ध्यान देना है, 4% की हानि, लाभ नहीं। ये है एक बेसिक अप्रोच। ये भी मतलब उतना बेसिक नहीं है, 100x मान के नहीं है। बेसिक भी हमारा लोगों के टॉप लेवल से अच्छा होता है। अब मैं देखो आपको दिखाता हूं एक और तगड़ा अप्रोच, बहुत तगड़ा सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज पढ़े हो हमसे, तो मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं। मेथड आपको याद है कि अगर कोई संख्या को पहले x% से बढ़ा दिया जाए और फिर x% से घटा दिया जाए, अगर किसी चीज को पहले x% से बढ़ा दिया जाए और फिर उसे x% से घटा दिया जाए, तो जो उस पे डिक्रीज होता है वो x²/100% का डिक्रीज होता है। x²/100% का डिक्रीज होता है। यहां पे भी तो वही बोला कि पहले 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया, तो 20 का स्क्वायर 400/100, 20 का स्क्वायर 400/100 सर 4% का, ये हमेशा डिक्रीज आता है। 4% का कमी, और कमी का मतलब हानि, 4% का हानि होगा, बात खत्म। ये थोड़ा सा, अब मान लो कि हम पेपर में देखा 20% बढ़ा 20% घटा, 20 का स्क्वायर 400, 4% हानि, खत्म। 5 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन क्लियर है? बोलोगे जी सर। आइए इसे करते हैं। सवाल है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द टावर 150 मीटर हाई इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द व्हीकल इज 45 डिग्री। 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ध्यान देना, अगर आपको यहां पे रेशियो का कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजी कर लोगे कि जब ये केस 45 डिग्री का होता है तो जो मेरा रेशियो बनता है वो 1:1:√2 बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है कि जब एंगल 45 का बने तो जो मेरा रेशियो होता है 1:1:√2 का होता है। अब बोला है कि हाइट ऑफ मीनार 1 है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 होगा, तो हाइट ऑफ मीनार 150 है तो उनका बीच का डिस्टेंस भी 150 होगा। मैं तो इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताओ। अगर आप बेसिक से जाओगे तो पहले फोटो बनाओगे कि 150 मीटर ऊंची मीनार है, एक वाहन की दूरी याद करिए, अगर वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री बना रहा है। अब यहां मान लेते हैं कि वाहन है, अगर वाहन भी बनाना चाहते हो तो वाहन हमने बना लिया, लो भैया वाहन भी बन गया, बढ़िया वाहन है। अगर खराब बना होगा माफ करना। अब मान लो मेरा वाहन यहां है, मीनार यहां है, मीनार से एंगल यहां है। अब मेरे से बोला गया मीनार की ऊंचाई 150 है। अब बताओ, तो ये बेसिक बच्चा ऐसे करेगा फोटो बना के, लेकिन आप
टॉपर हो, आप रैंकर हो, आपको टॉप करना है, आप बस देखोगे बोलोगे एक 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 वाला केस है, आंसर ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है पढ़िएगा, सवाल क्या है पढ़िएगा। सवाल है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। जैसे ही स्टार्ट करती है तो एक खंभा पार कर ली। अब बताना है कि टोटल कितने खंभे पार करेगी और हर खंभे के बीच की दूरी 50 है। सबसे पहला बात हमें इतना पता है कि वो 45 की स्पीड से चली है और 4 घंटा चली है। 45 की स्पीड से चली है और 4 घंटा चली है, तो हम लोग साफ साफ ये बोलेंगे कि 45 की स्पीड से वो 4 घंटा चली है तो कितना डिस्टेंस चला होगा। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी होता है चाल गुणा समय। तो हमने डिस्टेंस निकाला कि 45 की स्पीड से वो 4 घंटा चला, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 45 चौक 180, 45 चौक 180, वो 180 किलोमीटर चल रही है, 180 किलोमीटर चल रही है। अगर इसे हम लोग मीटर में बदले तो मीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 180 किलोमीटर में 180,000 या फिर आप बोल सकते हो 1,80,000 मीटर होगा। जो ट्रेन के द्वारा चला गया दूरी है वो 1,80,000 है। सीधा बात है जी सर। अब हमसे एक बात बोला गया कि वो खंभे पार कितना करेगी। हमसे इन्हें पूछा गया दूरी कितना चलेगी, वो खंभे कितना पार करेगी। अब मान लो कि यहां पर एक खंभा है और ट्रेन यहां से चलनी शुरू हुई। अगला खंभा 50 मीटर बाद है, अगला खंभा 50 मीटर बाद है, अगला खंभा 50 मीटर बाद है, अगला खंभा 50 मीटर बाद है। अब आप समझना कि एक चीज समझना, हर खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 50। तो अगर हम बात करें कि 50-50 के कितने पेयर पास करेगी, तो सर सीधा सीधा 50 से डिवाइड कर दो ना। तो हमने 50 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, 36 5 180। सर ये 50-50 के 3600 पेयर पास करेगी। 50-50 के 3600 पेयर पास करेगी। ध्यान देना, ऐसे 50-50 डिस्टेंस के 3600 पेयर पास करेगी। अगर हमसे ये पूछे कि खंभे कितने पार करेगी, तो अब ध्यान दो कि सर 2 खंभों के बीच में एक पेयर है। अगर मैं बोलूं कि 3 खंभों के बीच में 2 पेयर है, 4 खंभों के बीच में 1 2 3 पेयर है, 5 खंभों के बीच में 1 2 3 4 पेयर है। मतलब अगर 3600 पेयर पास करिए तो 3600 एक पोल पार करेगी। हाँ सर, लेकिन आप ध्यान देना एक बात और बोल दिया है। क्या बोल दिया है कि वो यात्रा के आरंभ में ही एक खंभा पार कर लेती है। तो पार तो 3600 एक खंभे करेगी, लेकिन एक को कंसीडर नहीं करना है। हम लोग 3600 ही आंसर टिक करेंगे, 3600 ही आंसर टिक करेंगे। बढ़िया सवाल था, गलती कराने की साजिश की गई थी। चलिए अगले सवाल को करते हैं। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट 37% ऑफ द वोट लॉस टू द विनिंग कैंडिडेट बाय मार्जिन ऑफ 5,20,000 वोट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है जो 37% मत प्राप्त करता है और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार जाता है। चुनाव में दोनों उम्मीदवार के द्वारा डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। कैसे करोगे? एक सिंपल सा टेक्निक होता है। अगर कोई भी चीज है तो अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूं कि किसी स्कूल में ना 50% लड़की है, तो कोई बोलेगा बचे हुए 50% लड़के होंगे। ये बोतल में ना 40% शराब है, तो बचा हुआ 60% कोई और मटेरियल होगा। इस गांव में ना 30% लोग पढ़े लिखे हैं, बचे हुए 70% अनपढ़ होंगे। इस गांव में ना 37% औरतें हैं, मतलब जो बचे हुए 63% होंगे वो आदमी होंगे। तो मेरे दिमाग को ये समझाना होता है कि सब कुछ 100% होता है, कुछ परसेंट हमें दिखाया गया है, कुछ परसेंट हमें नहीं दिखाया गया है। जो नहीं दिखाया गया है उसे हमें पकड़ना है। अगर हम बात करें मेरे लाल, तो यहां पे बोला है कि जो हारा है उसे 37% मिला है, मतलब जो जीता है उसे 100 में से 37 या 63 मिला है। तो जीतने वाले को विनर लिखे और इसे 63% मिला होगा, और हारने वाले को लूजर लिखे और इसे 37% मिला होगा, तभी तो 100% पूरा वोट हुआ होगा। बोलोगे एकदम बात में दम है मास्टर। अब अगर आगे बात करते हैं मेरे लाल, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, एकदम प्यार से सुनना कि 13 से 7 गया 6,
और 5 से 3 गया 2। सर जो जीता है ना वो 26% वोट से जीता है। बोलेंगे एकदम सही बात है, लेकिन ये बोल रहे जो जीता है ना वो 5,20,000 वोट से जीता है। सर 26% जीता है, नहीं 5,20,000 से जीता है। इट मीन्स 26% बराबर है 5,20,000 के। तो 1% किसके बराबर है? 26 दूना 52। 1% बराबर है 20,000 के। अब मुझसे पूछा कि 100% किसके बराबर होगा, तो भैया 100% दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% बराबर होगा 20,000 पे 2 जीरो, तो ये हो गया ऑप्शन 2 20 लाख। क्लियर है? सर 100% क्यों निकाले? क्योंकि मुझे बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल वोट कितना होगा, और टोटल वोट कितना होता है 100%। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। इस सवाल को सॉल्व करो। बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डिवाइजर ऑफ 120। अब 45 आवर्स कोर्स के बारे में बताया, उसके कोर्स में जाके जो पहला वीडियो है उसमें जाके जब फैक्टर पढ़ोगे तो इस टाइप के सवाल करा रखा हूं। कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा सवाल है। मुझसे बोला 120 के विषम और सम गुणांकों की संख्या बताएं। आपको पता है कि कोई भी संख्या को हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं। 120 को हमने फैक्टराइज किया, 2 से काटा 60 बार में, 2 से काटा 30 बार में, 2 से काटा 15 बार में, और 3 से काटा 5 बार में। अब हम लोग 120 को ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाता है, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखा जाता है। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 का क्यूब है। 3 तो ये 3 है के पावर 1 है, और ये 5 तो ये 5 के पावर 1 है। सबसे पहला काम फैक्टर निकालने का यही है कि उसे अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बोलेंगे कि अगर हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, कुल कितने भाजक हैं, तो इसका केस होता है अगर कोई संख्या को हम लोग इस तरीके से लिख दिए हैं कि मान लो p के पावर a गुणे a के पावर m गुणे b के पावर n गुणे c के पावर o, ऐसे लिख दिया। यहां पे लिखा हुआ ना समथिंग के पावर समथिंग, समथिंग के पावर समथिंग, समथिंग के पावर समथिंग। तो इसका अगर हमसे टोटल फैक्टर पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सभी के सभी गुणनखंड, तो मैं बोलता हूं m+1 इंटू n+1 इंटू o+1। मतलब हमसे अगर टोटल भाजक पूछता तो टोटल भाजक में क्या बोलता, 3+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1। तो 3 1 4, 1 1 2 और 1 1 2, 4 दूना 8 दूना 16 मेरा उत्तर आता। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, हमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। अब आप मेरी बात को ध्यान देना, हमसे पूछा ही नहीं ये, हमसे तो पूछा है कि भैया बताओ सम कितने हैं विषम कितने हैं। अब देखो सम विषम निकालने का तरीका होता है, अगर हमसे बोला सम बताओ, उसके पहले समझते हैं विषम बताओ। हमसे विषम बोला, अगर कोई भी जब आप नंबर को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हो ना, तो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है 2, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इस बात को नोट भी कर सकते हो, नंबर सिस्टम का पार्ट है कि सिर्फ एक ही संख्या है पूरे दुनिया में, वो है 2, जो इवन नंबर या फिर सम संख्या भी है और प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या भी है। हमसे बोला ऑड गुणनखंड बताओ, हमने इसको काट दिया, हमने सिर्फ इसे कंसीडर कर लिया। तो मैं बोलूंगा 1+1 इंटू 1+1, 2 गुणे 2 4। जो ऑड गुणनखंड आएंगे वो 4 आएंगे, जो ऑड गुणनखंड आएंगे 4 आएंगे। अब हमको इवन बताना है तो मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, एक उसका भी मेथड होता है और एक मेथड हो जाएगा कि सर हम टोटल में से ऑड को माइनस कर दे तो इवन मिल जाएगा। तो 16 में से 4 को माइनस कर दे तो इवन 12 मिल जाएगा, तो 12 और 4 आंसर हो जाएगा। 2 तरीके से कर सकते हो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक और होता है कि हमें इवन बताना है, तो इसमें से इवन वाले को ना एक कम कर दो। मतलब अगर हमें 120 का इवन गुणनखंड बताना है तो 2 के पावर 3 है, तो उसे एक कम कर दो। इसे लिखो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ऐसा क्यों करते हैं, तो हम सबको 2 का मल्टीपल बना दिए, सबको 2 का मल्टीपल बना दिए, और 2 का मल्टीपल हो गया तो सम हो गया, इवन हो गया। अब हम इसका टोटल नंबर फैक्टर निकालेंगे। क्या होगा ये, 2+1 3,
1 + 1 2 और 1 + 1 2, 3 दूना 6 दूना 12। जैसे निकालोगे उत्तर वही आएगा, तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलते। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब देखो एक ये इस सवाल को पूछ के शर्मिंदा ही तो किया है एग्जामिनर कि अगर x + 1/x 2 है तो x² + 1/x² क्या होगा? 2। आप इसे गांठ बांध लो कि अगर x + 1/x 2 आया तो सिर्फ एक ही केस में आ सकता है जब x = 1 हो, और उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे x⁵ + 1/x⁵ सर ये भी 2 ही आएगा। x⁵ 300 + 1/x⁵ ये भी 2 आएगा। x⁵ 9 179 + 1/x⁵ 885 ये भी 2 आएगा। हमसे कुछ भी पूछे x⁵ y + 1/x⁵y ये भी 2 आएगा। x⁵ b + 1/x⁵ ओझा का o ये भी 2 आएगा। कुछ भी पूछेगा 2 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि x + 1/x 2 मतलब कुछ भी पूछे 2 x के टर्म में, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है? ये बढ़िया सवाल है। जो अभी आप ये कॉन्सेप्ट सीख रहे थे ना, इसके पीछे वाले सवाल के लिए ये इवन वाला, तो इवन वाला में आप क्या किए थे? सारे के सारे गुणनखंड को 2 का विभाज्य बना दिए थे। उसके लिए आपने 2 कॉमन ले लिया था। बस वही कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर दो कि आपको सारे के सारे को एक बार 50 का विभाज्य बना दो, एक बार सारे के सारे को 100 का विभाज्य बना दो। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से करोगे मेरे लाल। ध्यान देना, हमसे बोला कि 50 का विभाज्य कब होगा? 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, 50 बाहर निकाल दिया। मेरे बचा क्या सर? इसमें से 2 निकाला था, 2 के पावर 1 बच गया, ये 3 के पावर 1 बच गया, ये 7 के पावर 1 बच गया। जब हम संख्या जो आने वाले गुणनखंड थे उसको 50 का विभाज्य बनाए तो हमने उसे 50 कॉमन लिया, तो 50 कॉमन लिया तो 25 × 2 50 कॉमन कर लिया तो ये बचा। अब मेरे 50 से विभाज्य कितने गुणनखंड है? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सिखाया था अभी। पावर में 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, एग्जामिनर कमीना है। हमसे पूछा ये नहीं बताना है कि 50 का विभाज्य है, ये बताओ 50 का तो विभाज्य है लेकिन 100 का नहीं है। तो हम लोग अब 100 का विभाज्य निकालेंगे। 100 का विभाज्य के लिए हमने क्या किया? 100 कॉमन कर लिया, तो 5 का स्क्वायर 25 × 2 का स्क्वायर 4, 25 चौके 100 कॉमन किया। जब हमने 100 कॉमन किया तो 3 के पावर 1, ये 7 के पावर 1 आया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? ये होगा 1 + 1 × 1 + 1, तो 2 × 2 4। हमें ये पता चला कि 50 से विभाजित टोटल 8 फैक्टर है और 100 से विभाजित टोटल 4 फैक्टर है। अब ये बात समझना, कोई संख्या अगर 100 से कटता है तो पूरा चांस है कि 50 से कटेगा। इसका मतलब जो 50 का विभाज्य 8 आप रखे हो, उस 8 में से 4 100 से कटने वाले संख्या है। तो उस 8 में से, मतलब उस 50 से विभाज्य होने वाले फैक्टर में से 100 से विभाज्य होने वाले फैक्टर घटा दो, तो ये 4 ऐसे फैक्टर है जो सिर्फ 50 से कटते हैं, 100 से नहीं कटते। उत्तर होगा 4। ये बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको उन सब सवालों को कम समय में सॉल्व करना होता है, तभी जाके ऐसे सवाल पे आप टाइम दे पाओगे। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलिए इसे करते हैं। बोला है कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपने आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। उस बिजली की खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अगर हम लोग फोटो बनाए, मान लिया बिजली का खंभा ये है और इससे 2 केस हो रहा है, एक बार 30 डिग्री का एंगल, एक बार 60 डिग्री का एंगल। यही हो रहा है ना? हाँ सर। बोला है कि 30 डिग्री से बढ़कर 60 हो गया, मतलब पहले अगर 30 डिग्री यहां पे बन रहा होगा तो थोड़ा आगे गया आदमी तो यहां 60 डिग्री बनाने लगा। बोलोगे जी सर। अब हमसे बोला है कि अगर जो आदमी गया है वो आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, तो 30 मीटर का डिस्टेंस चला है। तो आप बताइए कि इसकी खंभे की ऊंचाई क्या होगी?
अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल हो 5 से 10 सेकंड में कर लोगे रेशियो कॉन्सेप्ट से। 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व करना एकदम हलवा है, हलवा। 30√3 आंसर, ऑप्शन ही नहीं है लग रहा है। अच्छा भी करा देता हूं, 15√3 है ना, 15√3 आंसर, 15√3 आंसर, हलवा है। कॉन्सेप्ट आप समझना, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे एक बोलता हूं, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रायंगल, जैसे 45-45 सिखाया था अभी अभी, कि सर जो 45-45 एंगल होता है वो 1-1√2 होता है, 1-1√2 होता है। तो ध्यान देना मेरे लाल, जो 30-60 होता है ना, 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है, और 90 के सामने हमेशा 2 होता है। अब आप ध्यान दो, अगर मैं बोलूं ये मेरा 30 है और 30 के सामने हमेशा 1 होता है, सर ये मेरा 60 है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है। अगर मैं बोलूं 60 के सामने √3 है, तो ये, अगर ये 60 है तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये 30 होगा, तो 30 के सामने 1 होगा। अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस किया था, इस ट्रायंगल पे फोकस किया था, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं, सर 30 के सामने जो होता है ना, 30 के सामने जो होता है उसका √3 टाइम्स 60 के सामने होता है। 30 के सामने √3 है, तो इस 60 के सामने इसका √3 गुना होगा, तो इसका √3 गुना करोगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस 3 हो गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां का डिस्टेंस 1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका 30 दिया हुआ है, और आपसे खंभे की ऊंचाई मतलब √3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। बेसिक से नहीं करना, ऐसे ही करना। 2 यूनिट बराबर 30, मतलब 2 से काटा तो 1 यूनिट बराबर 15, तो √3 इंटू 15, 15√3 जो होगा ना वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। 15√3 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो इसे करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कैसे कर, इसमें कुछ करना है, देखो करते जाओ, पॉज करके करो। 6 + 3 9, 8 में से 9 गया -1, तो हमने करा 15 -4, 8 से 9 गया -1, तो 4 -1। अब हम आगे सॉल्व किए तो 15, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 1 है, तो 15 - 5, तो 15 से 5 किया 10, 10 ही आना चाहिए भाई, 10 दिख नहीं रहा यार। अरे रे 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 रे, गलती हमारा है भैया, हम इतना भारी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। बताओ अभी गलती हो गया यार, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। ये गलती कर दी है, बताओ। एक्चुअली सुबह से क्लास लेते लेते थक जाता हूँ, रात को बहुत लेट हो गया है, इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि ये गलती कर दिया। देखो आप क्या करोगे, 8 और 3 जोड़ो 11, 11 से 6 गया 5, तो 15 -4 और -5 आया। अब की बार तो सही है ना, 8 3 11 से 6 गया 5, हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक 20 भी तो है यहाँ पे, वही बोलो कोई आंसर क्यों नहीं दिख रहा है। 20 माइनस बोलोगे सर ये सब सही है। अब हमने सॉल्व किया तो 20 - 15 -+1 हो गया, -+1 हो गया, तो 20 में से 15 एक 16 घटाओगे तो ये 4 आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो आगे के सवाल में होमवर्क देता हूं, आप लोग खुद से करना। चलो इसे करा ही देता हूं, परेशान हो जाओगे, ये अच्छा सवाल है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब जाके इसे कर पाओगे, इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। बोले व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 45 75 3 5 51 68 एंड 256 एंड 81। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो पता है क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं A/B और C/D का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A/C/B/D, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमसे बोला है कि सबका कंपाउंड रेशियो बताओ, मतलब इसको इसके साथ, फिर इसके साथ,
इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 45 गुणे 3 गुणे 51 गुणे 256, फिर उसके नीचे वाले को सबके साथ में 75 गुणे 5 गुणे 68 और गुणे 81। ठीक है, ठीक है, करो करो भैया। 17 तिया 51, 17 चौके 68, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 तिया 9 तिया 27, 27 से काटा 27 तिया 81, 4 से काटोगे तो 4 छक्के 24, 4 चौके 16, ऊपर बच गया 64 और नीचे बच गया 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 पचे 25 तिया 75, 64/75 करेक्ट आंसर होगा। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई परेशानी कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, बस हर बच्चों तक शेयर करके पहुंचाना है। ये पहला क्लास है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, चलो मैं एक टारगेट देता हूं, 5000 अगर लाइक आते हैं तो हमें पता चलेगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि आपको पता है बिहार एसएससी के बच्चे, लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े और लाखों व्यूज आए हमारे वीडियोज पे। तो आप लोग 5000 टारगेट करो लाइक का। अगर लाइक आते हैं तो हमें लगेगा हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं। आपको हर टेलीग्राम चैनल पे, हर व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर बच्चे के साथ जो भी आपके लाइब्रेरी में पढ़ रहा है सबको शेयर करो। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आप बोलोगे चैप्टर वाइज फ्री क्लासेस। आप देखो मैंने चैप्टर वाइज लंबे लंबे मैराथन पढ़ाए हैं, उतने बड़े बड़े 6-6 घंटे का मैराथन पढ़ाऊंगा। जो हमारा मोटिवेशन होता है ना एक टीचर का, वो टीचर का मोटिवेशन ये होता है कि कितने बच्चे उसे देख रहे हैं। यही रीजन है कि लाइव नहीं आता, क्योंकि थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता। जब बच्चे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, वो हमारा एनर्जी होता है कि घंटों घंटों खड़े रह जाएंगे। तो आप अगर बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे, अगर लाइव आएंगे तो हमें क्या दिक्कत है, हम 6 घंटे खड़ा होकर लाइव पढ़ा दें, 7 घंटे खड़ा होकर लाइव पढ़ा दें, बिना खाए पिए, बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पीते बीच में हम लोग की। बार बार ज़्यादा अगर पानी पी लोगे, एसी चल रहा है तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी भी नहीं पीते उस टाइम पे, 6 घंटा खड़ा होकर पढ़ा देते हैं। तो इस लेवल का सेक्रीफाइस करना होता है। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, हर बच्चों को बताना है कि इस तरीके से धीरे धीरे अच्छे से सिखाया जाता है और रैंकर से अप्रोच भी सिखाया जाता है। अब कोई भी सवाल कर लोगे, बोला है कि एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एबीसी एक यूक्लिडियन ट्रायंगल है, तो वैल्यू ऑफ सीडी क्या होगा, 120। सर्च करो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय अभिषेक ओझा सर, मिल जाएगा क्लास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है ना, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, वो किसी सर्कल के चारों इसका जो भुजा होता है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चारों भुजा, जो चारों के चारों कोना है, वो सरकमफ्रेंस पर होगा। अगला चीज उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, इसके आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। अब हमसे बोला कि एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हमने लिख लिया ए बी सी डी। अगला कॉन्सेप्ट बोला एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने बोला कि एबीसी एक इक्विलेटरल है। अब सबको पता है एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो एबीसी अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल का मान 60-60-60 होता है। ठीक ठीक है। अब हमें पता चल गया ये भी मेरा 60 है, ये भी मेरा 60 है, ये भी मेरा 60 है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमें से बोला है कि सी डी ए बताओ, सी डी ए। अभी अभी सिखाया हूं मेरे लाल कि आमने सामने का कोण का सम 180 होता है, तो ये 60 है तो इसका वैल्यू 120 आएगा। तभी तो हमने बोल दिया था कि हमसे डी का एंगल पूछा है और बी बोल रहा है 60 है, तो बी और डी 180 होगा। बात खत्म, एक लाइन में कहानी खत्म। क्लियर है, क्लियर है। चलो, बोला इफ द एरिया ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर हुज कर्व सरफेस एरिया हैव एरियाज इन द रेशियो 1:4। एक लाइन में सॉल्व करोगे 1:8 आंसर आएगा। इतना तेज? हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो काटाकुटी, जो रैंकर से अप्रोच बोलते हैं। अगर हम बात करें, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। हमें पता ही नहीं है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हमें दिया क्या है उसके कर्व सरफेस एरिया, हमें पता ही नहीं है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन हमें एक बात पता है कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कट जाते हैं।
जब भी मैं रेशियो लिखूंगा तो रेशियो में अगर मुझे वॉल्यूम लिखना हो तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा आयतन होता है गोला का, और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात समझना, जब मैं रेशियो लिखूंगा तो एक बार 4/3 पाई आर क्यूब, फिर 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमारा 4/3 पाई तो खत्म हो जाएगा। जब मैं रेशियो लिखूंगा एक बार 4/3 पाई आर स्क्वायर, एक बार 4 पाई आर स्क्वायर, फिर से 4 पाई खत्म हो जाएगा। मतलब मैं साफ साफ बोलूं कि अगर मेरा साफ साफ एक लाइन में इसको कंक्लूड किया जाए, अगर मेरा रेडियस का रेशियो आर है, अगर मेरा रेडियस का रेशियो आर है, तो जो मेरा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं, उसका रेशियो हमेशा आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर होता है। और जो मेरा आयतन है जिसे वॉल्यूम बोलते हैं, उसका रेशियो हमेशा आर क्यूब रेशियो आर क्यूब होता है। बात ही खत्म। अगर मेरा रेडियस आर रेशियो आर है तो कर्व सरफेस एरिया आर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम आर क्यूब होगा। हमें दिया क्या है? हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 1:4 दिया है, मतलब 1 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर दिया है। हमसे पूछा क्या है? आयतन बताओ, तो 1 के क्यूब से 2 का क्यूब, तो 1:8। पेन भी नहीं उठाना है मेरे लाल, पेन भी नहीं उठाना है। चलिए, तो आज का सेशन क्या करता हूं, मैं यहीं पे एंड करता हूं और 3 सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं। काफी थक गया हूं, फिर भी हमने 1 घंटे का क्लास आप लोगों के लिए लिया। आप अगर थोड़ा भी पढ़ने वाले बच्चे हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर जाना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो अगले सेशन में मैं इस तीनों सवाल को आके करा दूंगा। होमवर्क बोलना कि सर अगले सेशन में इसे करा दो कमेंट में, तो मैं अगले सेशन में इसे भी करा दूंगा। और एक सवाल है, इसे भी मैं अगले सेशन में करा दूंगा, ध्यान देना, ठीक है। तो आपके टोटल हमने 28 सवाल लेकर आए थे, 2 क्वेश्चन डीआई का छोड़ दिया था और 25-26 सवाल करा भी दिए 1 घंटे में। तो हमेशा मैं बहुत प्रोडक्टिव क्लासेस लेने की कोशिश करता हूं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊं आपको। आप आए हो तो कुछ सीख के जाओ, और आप अगर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाओ और अपने आसपास कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब भी कराओ। जितना अच्छा मतलब बच्चे आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 से 3 वीडियो पोस्ट कर पाऊँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आपका सपोर्ट रहा, काफ़ी बच्चे डिमांड किए कि सर लाइव क्लास लेकर आओ, चैप्टर वाइज लेकर आओ, मिक्स प्रैक्टिस लेकर आओ, आप अदर एग्जाम के लिए लेकर आओ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ाते हैं, बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग उनके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ाते, जो बच्चों की ज़रूरत होती है और जो बच्चों की मांग होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ आपको बिहार योद्धा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी आप जाओगे तो 600 क्वेश्चन, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ वहाँ पे डाला हुआ है, तो उसे भी देखना और इसे भी पढ़ना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका आने वाला साल ना आपके घर के लिए एक ऐसा चिराग बने कि जो घर का रोशनी से जगमगा दे, अंधेरा ना करे। इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है ना कि पापा छाती चौड़ा करके बोले कि हमारा बेटा यहाँ नौकरी करता है। ये बातें उनके मुंह से अपने कान तक लाने के लिए आपको कई रातें जागनी पड़ेगी और कई लोगों के सामने चुप रहना पड़ेगा कि हमारे पापा हमें बोले कि हमारा बेटा इंस्पेक्टर है, हमारा बेटा ये ऑफिसर है। ये छाती चौड़ा करके बाबूजी तभी बोल पाएंगे ना जब तुम कई रात जाग जाग के रोज रगड़ रगड़ के मेहनत करोगे। आधा मतलब प्रॉब्लम तो ऐसे खत्म हो जाता है। हमने देखा 2 साल लगभग हमारे सर्विस के हो गए, 2 साल पहले नौकरी हो गया था, तो हमने देखा कि ऐसे ही मतलब मेरे फादर का तबीयत खराब रहता है, जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता है, और उनका तबीयत हम दिल्ली में दिखाते हैं, दिल्ली एम्स से इलाज चलता है, 2018 से दिखा रहे हैं। काफ़ी टाइम से तबीयत खराब रहता है। हम कभी मतलब उतना रो गा के बताते नहीं, हमारा परिवार थोड़ा सा बहुत, हम लोग लोअर बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन फिर भी मैं जो बताना चाहता हूँ उसको बता रहा हूँ। अपनी स्टोरी कभी बाद में बताऊँगा। जब हमारा नौकरी हुआ, जब हम कमाने लगे, तो हमारे पापा का तबीयत ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक ठीक हो गया, दवाई कम हो गई,
जो दवाई हम लोग भेजते थे वो दवाई कम हो गई। हमने कोई डॉक्टर से दिखाते थे, दवाई 4 साल से खिला रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कम खिला रहे हैं वो दवाई। तो हम बोल रहे हैं उनके अंदर जो हैप्पीनेस है ना, उसके वजह से भी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो आपके मम्मी पापा, आपके अच्छे होने से आधा तो हेल्थ ठीक हो जाता है। पैसा कमाओगे, घर का मदद करोगे, वो सेकेंडरी है। अलग लेवल का एक खुशी मिलता है, चमक आ जाता है चेहरों पे। जब आपके घर में आपका नौकरी होगा ना, अपने माँ बाप का चेहरा देखना, ये मतलब दूसरे को देख के नहीं समझ पाओगे, आप अपने आंखों से देख सकते हो, आप अपने दिल से महसूस कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी अपनी खुशी होगी ना। अब दूसरे को देख के अरे अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो लग सकता है, लेकिन जब आप खुद महसूस करोगे ना, तब आप समझोगे। इससे क्या होता है ना, किसी को प्रेम हुआ है, कोई भी लड़का लड़की को, तो प्रेम बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको कभी भी हो सकता है। कोई कुत्ता पालोगे, कोई जानवर रखोगे, उससे भी प्रेम हो सकता है। दोस्त है, उससे भी प्रेम हो सकता है। तो जो प्रेम करता है ना, उसको ही सिर्फ एहसास होता है कि प्रेम क्या है। बाकी लोगों को अरे यार ये बेवकूफ़ है, ऐसे करता है, अरे यार ऐसे करता है, वैसे करता है, हम लोग सिर्फ अपने मुंह से बताते हैं, लेकिन वो फील करता है। तो आपको हमेशा अपनी एहसास को समझना है, और उस एहसास को जब अपने माँ बाप के अंदर ट्रांसफ़र करोगे ना नौकरी के माध्यम से, तो आप देखना कितना अच्छा एहसास होता है। कल नौकरी होता है, कुछ सामान खरीद के ले जाओगे, कुछ गिफ्ट ले जाओगे, घर जाओगे मिठाई ले जाओगे, ये सारी चीज़ें एक एहसास है। जॉब के बाद वो एहसास कर पाओगे। आप मेहनत करो, मैं उस नौकरी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से मदद करूंगा, चाहे वो एप्लीकेशन पे कोर्स हो, चाहे मैं फ्री क्लासेस हो, चाहे फ्री पीडीएफ हो, चाहे फ्री प्लेलिस्ट हो, हर तरीके से हम लोग दे रहे हैं। आप जितना मेहनत कर सकते हो करो, दिन रात सुबह शाम। एक चीज़ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हमें नौकरी लेना है और कुछ नहीं। हमें पढ़ना है, हमें घर वालों को गर्व महसूस करवाना है, हमें बहुत मेहनत करना है, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अभी सिर्फ हमें पढ़ना है। हम 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, फिर हम लोग घूम लेंगे, हम मोबाइल चला लेंगे, हम इंस्टाग्राम चला लेंगे, ठीक है। हमारी जो महिला मित्र है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकते हैं, उनसे थोड़ा कम बात करेंगे। अभी बोलेंगे कि हम दोनों नौकरी के एक साथ शादी कर पाएंगे जब हमारा नौकरी रहेगा तभी। अगर आपका नौकरी नहीं हो ना, चाहे आपकी कितने भी विश्वास करने वाली लड़की हो, उसके बाप आपके हाथ में हाथ नहीं रखेगा। तो आप अगर चाहते हो कि जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, जिससे आप प्यार करते हो, उसका हाथ भी आपके हाथ में आए, तो आपको उसके लिए नौकरी लेना पड़ेगा। तो आप मेहनत करो। अब की साल ना बहुत वैकेंसी आ रहा है, अगर अब की साल ले लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाद में तो फिर मारे मारे फिरते हैं। हमने 22 साल की उम्र में नौकरी ले लिया था उस बैकग्राउंड से आके। हमसे कम उम्र में भी बहुत लोग ले लेते हैं और हमसे बहुत अच्छा करते हैं। तो आप अगर हमसे कम उम्र का हो तो जितना जल्दी हो, 18 की उम्र में ले लो, 19 की उम्र में ले लो, 21 की उम्र में ले लो, 20 की उम्र में ले लो। 18 की उम्र में लगना थोड़ी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 18 पे तो फॉर्म ही भरते हैं, लेकिन 19, 20, 21 पे तो ले सकते हो ना। तो मेहनत करो, आगे आपका रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस देते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।